अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ एक नए नावल के साथ जिसका नाम है इंतहाए इश्क और जिसकी राइटर है परिवश। उम्मीद करूंगी ये नावल आपको बहुत पसंद आएगा। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। रात की स्याह चादर ने बाहें फैलाकर शाम की सरमई रोशनी को अपने अंदर लपेटा तो शहर भर में मस्तूरी रोशनियां जगमग करने लगी। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आ रहे थे। वहीं रोड के एक तरफ खूबसूरत सा क्लिनिक था। अंदर की तरफ आए तो एक कमरे में मेज के एक तरफ डॉक्टर सिमाब मसरूफ सी फाइल पर झुकी थी और मेज के दूसरी तरफ वो हथेलियों पर चेहरा टिकाए खामोश सी नीली आंखों में खफगी लिए इन्हें देख रही थी। पर इसकी आनी साहिबा पूरी तरह से अपने गांव में मगन थी। वो 1 घंटे से वहां बैठी थी। शाम रात में ढल चुकी थी पर आनी का काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने आखिर तंग आकर हाथ नीचे किए हल्के हल्के से टेबल को बजाने लगी। तभी सिमाब ने सर उठाकर इसके नाराज चेहरे को देखा। वो खामोशी से इन्हें देख रही थी। इनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। फिर इन्होंने फाइल बंद की और उठ गई। अब चले या कोई और काम है आपको? इसने आंखें घुमाकर नाराजगी से पूछा। बस 10 मिनट और मेरी नीली आंखों वाली गुड़िया, उन्होंने प्यार से इसका गाल थपक कर कहा। उफ आनी, इसने मुंह सोड़कर सर हाथों में गिरा लिया। बस मेरा बच्चा 10 मिनट दे दो अपनी आनी को, उन्होंने मोहब्बत से कहा। इसने सर उठाकर गहरी सांस भरी। सारे काम आपको आज ही करने हैं आनी, पर चले कोई बात नहीं, मैं कुछ देर और वेट कर लेती हूँ, इसने एहसान करते हुए कहा। इसके अंदाज पर सिमाब एकदम हंसने लगी। मेहरबानी मेरी प्यारी सी नाज़ली, वो इसके बाल बिगाड़कर लाड से बोली। इट्स ओके माई यंग सी आनी, इसने मुस्कुराकर इन्हें देखा और वो कमरे से बाहर चले गई। इसने इनकी पुश्त को देखा। डॉक्टर सिमाब थी तो इसकी आनी, पर इनकी उम्र ज्यादा न थी। वो नाज़नी की बड़ी बहन लगती थी। वो नजरों से ओझल हुई तो नाज़नीन कुर्सी से उठी, घूमकर आनी की कुर्सी तक आई, मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठी और सामने पड़ी स्टेथोस्कोप को उठाकर गले में डाली। सर कुर्सी की पुष्टि टेक कर हल्के हल्के झूले लेती आंखें मूंद गई। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आनी से मिलकर वो चहकने लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटा बच्चा काफी वक्त बाद अपनी माँ को देखकर खिल उठता है। कभी कभार वो हफ्ते में एक दिन आनी और इनकी छोटी सी फैमिली के साथ गुजारती थी। आनी को इससे बहुत मोहब्बत थी, दोनों में काफी दोस्ती थी, इसीलिए नाज़रीन सारे नखरे आनी को ही दिखाती थी। इंसान लाड और नखरे भी वही करता है जहां इसे मालूम होता है कि इसके लाड नखरे उठाए जाएंगे, वरना अपनी माँ और आनी की नीली आंखों वाली गुड़िया घर में बिल्कुल मुख्तलिफ नाज़री होती थी, अपने आप में खोई सी, तन्हा, अकेली सी। मामा की याद आने पर इसके लबों पर फैली मुस्कुराहट सिमट गई। दिल दुख से भर गया। इसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। इनकी हर बात, इनके खूबसूरत चेहरे का हर रंग नाज़ी के दिल पर नक्श था। एक याद ने इसके दिल में धुआं सा भर दिया। बंद आंखों के कोने से एक मोती टूटकर गाल पर बिखरा। आई मिस यू ममा, इसके लब आहिस्ता से हिले। अचानक बाहर से तेज बोलने की आवाजें आने लगी। वो एकदम सीधी हो बैठी, हाथ बढ़ाकर आंसू साफ किए। अभी वो उठने को थी जब दरवाजा खोलकर 2 लड़के अंदर दाखिल हुए। वो एक दूसरे से बातों में मगन थे। उन्होंने एक तरफ बैठी नाज़नी को ना देखा, जबकि नाज़नी ने आंखें सुकेड़ कर इन दोनों को देखा। एक जीन्स शर्ट में मलबूस फिक्रमंद सा लग रहा था, जबकि दूसरा सफेद शलवार कमीज में मलबूस था। मजबूत शानों पर काली शॉल डाली थी। मगरूर चेहरा बिल्कुल संजीदा था और रोशन पेशानी पर बल पड़े थे। आप यहाँ बैठे लाला, जीन्स वाले लड़के ने परेशानी से कहते हुए इसे कुर्सी पर बिठाया। कम ऑन दावर, रिलैक्स रहो, खमगीर आवाज में कहा गया। आप तकलीफ में हो तो मैं कैसे रिलैक्स रह सकता हूँ लाला? दावर ने मोहब्बत से अपने लाला को देखा। नाज़ी होनक सी उठ खड़ी हुई। ये क्या चल रहा था? दोनों अपने ही राज़ो न्याज में लगे हुए थे। इसने आगे होकर इस लड़के के लाला साहब को देखना चाहा कि भला इसे क्या तकलीफ होगी, और वह दावर नामी लड़का इसे सामने खड़ा था, जिसकी वजह से वो कुर्सी पर बैठा शख्स इसे नजर नहीं आ रहा था। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी जब दावर एकदम इसकी तरफ पलटा, तेज कदमों से इसकी जानिब आया। नाज़ी ने चौंक कर इसे देखा। डॉक्टर, मेरे लाला को चोट आई है, आप इन्हें देखें प्लीज, इसने कुर्सी पर बैठे मोहतरम की तरफ इशारा किया, जो पूरी तरह से सोचों में गुम थे। वो मैं नाज़ी ने कहना चाहा कि वो डॉक्टर नहीं
पर दावर ने जल्दी से इसकी बात काटी। जो पूछना है बाद में पूछ लीजिएगा, पहले लाला का चेकअप करें। नाज़रीन ने परेशानी से इस बेसब्रे लड़के को देखा। इसने जल्दी से स्टेथोस्कोप उतार कर टेबल पर रखी। शायद इसकी वजह से ही सामने वाले को गलतफहमी हो रही थी। दावर ने बेचैन होकर सवालिया नजरों से देखा। आप सुन रही है मेरी बात? लाला को बहुत चोट आई है, आप जल्दी से इनका चेकअप करें प्लीज। अब की बार वो झुंझलाकर बोला। नाज़रीन ने एक नजर सोचों में गुम चोट खाए इसके लाला को देखा। बज़ाहिर से तो कहीं से नहीं लग रहा था कि इस शख्स का चोट आई है। नाज़रीन को तजस्सुस हुआ कि देखिए आखिर माशा क्या है। वो खामोशी से आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठते शख्स के सामने खड़ी हुई, जो हनूस पता नहीं कौन से ख्वाबों में खोया हुआ था। नाज़रीन की नजर एक पल में इस वजीह चेहरे पर ठहरी, पर अगले ही पल इसने सर झटका। चोट कहाँ आई है? इसने दावर को देखकर मध्यम आवाज में पूछा। दावर ने शुक्र किया कि डॉक्टरनी साहिबा कुछ बोली तो सही। इसने जल्दी से आगे बढ़कर अपने लाला के बाजू से शॉल हटाई। कमीज का सफेद बाजू खून से लाल हो रहा था। कहनी से जरा सा शहादत की उंगली के बराबर गहरा कट लगा हुआ था, जिसकी साइड पर खून जमा हुआ था। जख्म से मजीद खून रिस रहा था। नाज़रीन ने इसके बाजू को देखा तो मुंह पर हाथ रखकर एकदम पीछे हटी, जबकि इसकी मीठी मध्यम आवाज ने इस मगरूर शख्स के सोचों से खींच निकाला था। इसने आहिस्ते से सर उठाकर सामने देखा। गुलाबी लिबास में मलबूस वो मोम की गुड़िया थी। शदाब चेहरा, झील सी बड़ी बड़ी गहरी नीली आंखें, गुलनार से बाएं गाल पर छोटा सा काला तिल, जो कुदरत ने जैसे इसके परी चेहरे को नजर उतारने के लिए लगाया था। इसकी नजर चेहरे से होती हुई इसके बालों तक गई। घने स्याह बालों का मैसी जूड़ा बना था, जिसमें से कुछ शरीर लटे निकलकर इसके गालों को चूम रही थी। गाल पर बिखरे नागिन से जुल्फे होती। इसकी नजरें डायमंड इयरिंग्स पर पड़ी, जो इस कांच की लड़की की कान की लू में चमक रहे थे। इसकी स्याह आंखें एक ही नुक्ते पर जम गई थी। वो जैसे सहन में झगड़ा रहा था। नजर थी कि लौटकर वापस आने से इनकारी थी। दावर कुछ कह रहा था, पर इसकी बात इसे समझ ना आई। वो जैसे इस लड़की के जादू के ज़ेर असर था, कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नाज़रीन ने दावर को समझाने वाले अंदाज में कहा। इसकी मदद आवाज में ही इसके शहर से बाहर लाने का बायस बनी थी। झुंझलाया सा दावर इसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। हद हो गई है, आप डॉक्टर नहीं है तो फिर आपने हमारा इतना वक्त बर्बाद क्यों किया? ये बात आप हमें पहले भी बता सकती थी। पर नहीं, वो तब कर बोला। नाज़रीन को इसके अंदाज पर गुस्सा आया। पहले दोनों मोहतरम बिना इजाजत अंदर आकर बैठ गए, खुद ही से डॉक्टर समझ लिया, अब इल्जाम भी इसी पर डाल दिया। इसने घूर कर दावर को देखा। देखिए मिस्टर, आपको बताना चाह रही थी पर आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, वो संजीदगी से बोली। उठे हाशिम नाला, आपको कहीं और ले चलता हूँ। यहाँ तो डॉक्टर ही गायब है और अपनी जगह पता नहीं किसे बिठा गई है, दावर झुंझलाकर कहता आगे बढ़ा। देखिए वो डॉक्टर। नाज़रीन कुछ कहना चाहा पर दावर ने इसकी बात काटी। आप प्लीज अब हमारा मजीद वक्त बर्बाद ना करें, मेहरबानी होगी आपकी। इसकी बात पर नाज़रीन का चेहरा लाल हुआ। बदतमीज लड़का, इसने दावर को देखकर दान पीसे। हाशिम खान जो खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था, इसने दावर को देखा। दावर फौरन अंदाज में कहा गया। नाज़रीन ने एक नजर हाशिम को देखा। इसी पल हाशिम ने भी इसे देखा। लम्हे भर को दोनों की नजरें मिली। वो इन पर इसरार मगर बुला के दिल का स्याह आंखों में देखकर डर सी गई। दिल मुट्ठी में जकड़ गया। अजीब डर ने दिल पर हमला किया, जैसे वो समझ ना पाई, जबकि दूसरी तरफ वो नीली आंखों में डूब डूब गया। एक पल ने इसे इन आंखों का कैदी बना डाला था, जहां से बाहर आने का कोई रास्ता ना था। एक लम्हे में वो जैसे काले जादू के ज़ेर असर हुआ था और जादू करने वाला अपना काम करके झट से नजरें झुका गई। डॉक्टर कहाँ है? हाशिम की भारी संजीदा आवाज इसकी समातों से टकराई। इसने अब की बार नजर उठाकर देखने की गलती नहीं की थी। इसे इस शख्स से अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी। इसकी राज आंखें खुद पर महसूस करके नाज़रीन का दिल कांप सा गया। इसे कुछ कहने के लिए गुलाबी लब वाकई यही थे कि दरवाजा खोलकर डॉक्टर सीमा अंदर दाखिल हुई। सॉरी मैं वो थोड़ी लेट हो गई, उन्होंने मसरूफ अंदाज में कहा। फिर हाशिम की तरफ बढ़ी। मैं आपका बाहर वेट कर रही हूँ आनी, फ्री होकर जल्दी आए, इसने आनी के करीब होकर सरगोशी में कहा। फिर बिना नजर उठाए पलट कर कमरे से बाहर निकल गई। हाशिम ने खामोशी से बंद दरवाजे को देखा। डॉक्टर सिमाम ने इसके बाजू का चेकअप किया, इसके बाजू पर स्टिचेस लगाए, फिर बैंडेज करके इन्हें दवा लिख दी थी। इनका शुक्रिया अदा करके वो बाहर निकली और दावर बिल पे करने चला गया। हाशिम खान ने सामने देखा, वो वहां खड़ी फोन पर बात कर रही थी। फिर इसने फोन बंद किया और हवा के झोंके की तरह इसके पास से गुजरी और वो आगे बढ़ गया। चले? नाज़रीन ने आहिस्ता आवाज में पूछा। हाँ हाँ चलो, सिमाम ने मुस्कुराकर कहा। फिर दोनों आगे बढ़े।
हाशिम खान और दावर क्लिनिक से बाहर निकलने को थे जब डॉक्टर सिमाब ने इसे आवाज दी, हाशिम खान। वो रुककर पलटा, फिर सवालिया अंदाज में इन्हें देखा। आप अपने जख्म का ख्याल रखिएगा, पानी से बचाना और बैंडेज भी तब्दील करते रहिएगा। वो मुस्कुराकर प्रोफेशनल अंदाज में से हदायत दे रही थी। इनकी बात सुनते ही हाशिम ने एक नजर इनके बराबर बेजार सी खड़ी नाज़रीन को देखा। हाशिम के देखने पर इसकी पेशानी पे बल पड़े। वो बेजार सी मुंह फेरकर ग्लास वॉल से बाहर देखने लगी। इसके ऐसे मुंह मोड़ लेने पर हाशिम खान की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। नाज़रीन का ऐसा करना इसे एक आंख न भाया। दिल की ये कैफियत समझने से वो बिल्कुल कासिर था। इस कांच की गुड़िया को यूं नजरें फेर कर देख कर जाने पर इसे बेपनाह तहश आया। वो भला इसे देखकर बेजार क्यों हो रही थी? लड़कियां तो इसकी एक नजर की दीवानी थी। इसे एक बार देख लेने पर इस पर अपना आप वार देने से पीछे नहीं हटती थी। फिर यहाँ तो हाशिम खान की तमाम तर तवज्जो का मरकज वो नाजुक सी लड़की थी, तो फिर भी अभी तक वो इसकी दीवानी क्यों करना हुई? अगर हाशिम खान का दिल इसकी निगाह इस हसीन वजूद पर पलट पलट कर जा रही थी तो वो क्यों अनजाने और बेजार पत्थर बनी खड़ी थी? अभी तक वो पिघल क्यों नहीं गई? अगले पल वो संजीदा चेहरे और बल बड़ी पेशानी के साथ डॉक्टर सिमाब की बातों पर ओके कहता पलटा और बिना नाज़रीन पर निगाह डाले ग्लास डोर धकेलकर बाहर निकलता चला गया। नाज़रीन ने इसके जाते ही गहरी शुक्र भरी सांस खारिज की, फिर आनी की तरफ पलटी। वो लोग क्लिनिक से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठी। आनी को ड्राइव करते देख वो इनकी तरफ रुख करके बैठी और क्लिनिक में हुई सारी बात इन्हें बताने लगी कि कैसे इनके रूम से जाने के बाद इस पागल लड़के ने इसे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की। सिमाब इसकी बातों पर हंस रही थी। इसके तमाम किस्से में नाज़रीन ने हाशिम खान का कोई जिक्र न किया। वो नाज़रीन को अजीब सा मशकूक बंदा लगा था। इसके देखने के अंदाज पर नाज़रीन पर कपकपी सी तारी होने लगी थी। इसने हाशिम खान की आंखों को सोचकर झुरझुरी ली। वो वाकई एक अजीब शख्स था। सर झटक कर वो अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगी। फिर कुछ देर बाद आने इसे इनके 6 साल जुड़वा बच्चे गोलू मोलू जेब और जारा की बातें करने लगी। इन दोनों से इसे बहुत मोहब्बत थी। दोनों में मगन होकर वो अगले कुछ मिनटों में इसको मशकूक शख्स को बिल्कुल भूल चुकी थी। याद रखकर करना भी क्या था? पर क्या वो मशकूक शख्स, वो मगरूर बारोब जिद्दी सा हाशिम खान इतनी आसानी से इस नीली आंखों वाली कौन सी गुड़िया को भुला देगा? इस पर तो जादू ने अपना काम कर दिखाया था, तो क्या वो इस जादू से आजाद हो पाएगा या फिर वो नाज़रीन को भी इस जादू के असर में अपने साथ जकड़ लेगा? 2 मंजिला शीशे से बना खान विला पूरी आबोताब से खड़ा था। खान विला की बेशुमार रोशनियां रात की स्याही को उजाले में बदल रही थी। स्याह गेट से अंदर आए तो निगाह जम सी जाती थी। खान विला के चारों तरफ फूलों से भरा महकता लॉन था। दूर दूर तक रंग बिरंगे फूल फैले थे जो हल्की हवा से रक्स कर रहे थे। लॉन के बीचों बीच रोशनियों से चमकता शीश महल था जिसके ग्लास वॉल्स रोशनी पड़ने पर जगमगा रही थी। फर्स्ट फ्लोर के ग्लास वॉल से पर्दे हटाने पर इसके अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था, जहां घर का वाहिद फर्द बड़े से हॉल में रखे सोफे पर नीम दराज था। यह खूबसूरत शीश महल इसी शख्स के ख्वाब की तबीर थी। ये प्यारा घर हाशिम खान का था। हाशिम खान जो शहजादों से आन बान रखता था। वजाहत में इसका कोई सानी नहीं था। मगरूर ऐसा कि इसकी बेरुखी जान से मार डाले और मेहरबान होने पर आए तो अपना सब कुछ वार दे। इसकी वजाहत में जो चीज 4 चांद लगाती थी वो थी इसकी आंखें, जिनमें एक सर्दपन था पर बिला के दिलकश आंखें थी। स्याह मरी पलकें जिसमें से झांकती स्याही माइल आंखें। जालिम की आंखें ऐसा वार करती कि सामने वाला चारों शाने चित हो जाता। औरत की हसीन आंखों के बारे में तो बहुत सुना था कि औरत की आंख हसीन हो तो मर्द अपना दिल हार बैठता है, पर अगर मर्द की आंख हसीन हो तो औरत दीवानी हो जाती है। अगर इस आंखों में मोहब्बत भी हो तो फिर औरत कहीं की नहीं रहती। हाशिम खान की आंखों में भी वही जादू था जिससे वो खूब वाकिफ था। वो एक मोहब्बत भरी नजर से अगर देख लेता तो जिनसे मुखालिफ इस पर अपनी जान मार देती। फिर क्यों वो कान से गुड़िया इसकी दीवानी ना हुई? वो कैसे इसकी आंखों के जादू से बच निकली और उल्टा इसे अपनी नीली आंखों के शहर में जकड़कर गायब हो चुकी थी और वो इन नीली समंदर सी आंखों में डूब डूब गया था। तीसरा दिन था कि इसका दिल बेचैन था। नजरें अनजान लड़की को ढूंढ रही थी। हल्की बड़ी शेव संजीदा चेहरा, रोशन उलझी आंखें लिए हाशिम खान सोचों के जाल में फंसा था। शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे। आसीने कोहनियों तक फोल्ड होने की वजह से इसके मजबूत बाजू दिखाई दे रहे थे। लंबा चौड़ा मजबूत मर्द था वो, जो अपने अंदर पहाड़ से टकराने की कुव्वत रखता था।
اس کے سیاہ بال منتشر تھے، پرکشش آنکھوں میں عجیب سی کیفیت تھی۔ لمبی سانس کھینچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ لبوں سے لگایا، ایک لمبا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا۔ اس کی نظر دھوئیں پر جم گئی، دھوئیں نے ایک خوبصورت چہرے کی شکل اختیار کی اور وہ گمسے سے دیکھے گیا۔ آدھے گھنٹے سے وہ اسی شغل میں مصروف تھا کہ سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے پھر سے کش لے کر دھواں پھونکا تو اب کی بار اس حسین چہرے کی جگہ نیلی آنکھوں نے لے لی اور وہ تھم سا گیا۔ کبھی سے وہ نیلی آنکھیں بہت پریشان کرتی، تو کبھی سیاہ بال، کبھی گلنار چہرہ، تو کبھی کان میں پڑے وہ ڈائمنڈ ایئرنگز جن کی چمک اس کی سیاہ آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ اس کھیل سے وہ تنگ آ چکا تھا، پر کیا کرتا؟ سوچے گھوم گھوم کر وہی جا رہی تھی۔ لمبی سانس بھرتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، سگریٹ کو ایسٹرے میں مسلا۔ اس کا موبائل رنگ ہوا، ٹیبل سے موبائل اٹھا کر کال پک کی۔ دوسری طرف ڈاور تھا جو اس کے بازو کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اب بازو بالکل ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، اس نے بھاری آواز میں اسے تسلی دی۔ لالا، وہ خان بابا کو پتہ چل گیا ہے؟ ڈاور کی ڈری مدھم آواز۔ اس نے دکھتی آنکھیں ایک پل کے لیے بند کی۔ میں بات کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو، دھاور کو ڈر محسوس کر کے اس نے نرمی سے کہا، جبکہ دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی تھی۔ پیشانی پر سوچ ابھری، لکیریں نمودار ہوئی۔ کچھ دیر بعد کال اسے کاٹ دی۔ پھر اس دن کا وہ واقعہ یاد کر کے دانت پیسے۔ ٹیبل سے نیا سگریٹ لے کر لبوں میں رکھا، لائٹر سے شعلہ بھڑکتا سگریٹ کے قریب کیا تو سگریٹ جلنے لگا۔ صوفے سے ٹیک لگا کر اس نے سگریٹ کا لمبا کش لیا۔ دھاور کی کال کے بعد سوچوں میں کا رخ یکدم بدلا تھا۔ خان بابا کے نام سے اس کے دل میں دھواں سا بھر دیا تھا۔ وہ ہاشم خان کے والد محترم تھے، جنہیں اس نے پچھلے 1 سال سے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، فون پر بات ہو جاتی تھی، وہ بھی تب جب خان بابا اس پر بھڑکتے ہوتے۔ وہ تو کبھی اس سے بات بھی نہ کرتے، پر انہیں اپنے معاملات میں ہاشم خان کی دخل اندازی پسند نہ تھی۔ 2 دن پہلے بھی وہ یہی غلطی کر چکا تھا۔ دھواں پھونک کر وہ سامنے دیوار کو گھورنے لگا۔ 2 دن پہلے وہ امجان سے ملنے بڑی حویلی جا رہا تھا۔ امجان اس سے شکایت تھی کہ وہ ان سے ملے نہیں آتا، پر وہ کیا کرتا؟ کچھ خان بابا کے فیصلے اور کچھ اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور تھا۔ پر پھر بھی جب اس کا دل ماں کی محبت کے آگے ہار جاتا تو تب وہ امجان سے ملنے کے لیے کبھی کبھار گاؤں کا رخ کرتا تھا۔ پر امجان تب بھی مکمل طور پر خوش نہ ہو پاتی۔ وہ ماں تھی، ماں بھلا کبھی کبھی اپنی اولاد سے مل کر کہاں چین سے ہوتی ہے؟ وہ تو اپنے جگر کے ٹکڑے کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ امجان بھی یہی چاہتی تھی، جو کہ ہاشم کے لیے ناممکن تھا۔ اسی لیے اس دن بھی جب اسے امی جان کی یاد شدت سے ستانے لگی تو اس سے ملنے کے لیے گاؤں کی طرف آیا۔ جب گاؤں پہنچا تو اسے چھوٹی حویلی کے بلاول اور اس کے 2 دوستوں کو داور سے ہاتھا پائی کرتے دیکھا۔ وہ 3 داور پر بھاری پڑ رہے تھے۔ ہاشم نے جب بلاول کو داور پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ پھر اسے معلوم نہ ہوا کہ وہ کیسے ان تک پہنچا اور کیسے انہیں مار کر زمین بوس کیا۔ ہوش میں تو تب آیا جب زمین پر ڈھیر بلاول نے اس پر چاقو سے وار کیا اور داور نے چلا کر اسے خبردار کرنا چاہا، پر جب تک وہ سنبھلتا چاقو اس کے بازو کو چیر کر چلا گیا اور وہ ایک پل میں لڑکھڑا کر سنبھلا اور داور بلاول کے پیچھے بھاگا، پر وہ دم دبا کر بھاگ نکلا۔ داور جلدی سے ہاشم کی طرف آیا اور جس کے بازو پر خون تیزی سے بہ رہا تھا۔ اف لالا، اتنا خون! تیزی سے بہتا خون دیکھ کر اور پریشانی پر پسینہ چمک اٹھا۔ ہاشم نے اس کی اڑی رنگت دیکھی تو زمین پر گری شال اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال دی۔ تم حویلی جاؤ، امجان کو بتا دینا میں آج نہیں آ رہا، اوکے؟ وہ تکلیف کے مارے دانت پیس کر بولا۔ پہلے آپ چلیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، حویلی میں بھی انفارم کر دوں گا، چلیں پلیز۔ وہ تیزی سے بولتا ہاشم کو لیے گاڑی میں بیٹھا۔ اسے اپنے بھائی کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہاشم کو چوٹ بھی اسی وجہ سے آئی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے ہاشم کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ بڑی اور چھوٹی حویلی میں دشمنی تو سالوں پرانی تھی۔ سلطان آغا جان مطلب خان بابا اور چھوٹی حویلی کے فیروز آغا جان چچا زاد بھائی تھے۔ کہنے کو دونوں کے قریبی رشتے تھے، پر پھر بھی وہ اسے دشمنوں کی طرح رہے تھے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ چھوٹی حویلی والے ہمیشہ ہر جھگڑے اور نئے فساد کی وجہ بنتے تھے۔ دونوں کے درمیان جھگڑے کی وجہ کچھ مربع زمین تھی جو سلطان آغا جان کی تھی، پر فیروز آغا خان کسی بھی صورت اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، پر فیروز آغا خان ضد پکڑے بیٹھے تھے کہ زمین پر ان کا حق ہے۔
तो दूसरी तरफ खान बाबा भी अपना हक छोड़ने को तैयार न थे। कुछ मरबा जमीन इन दोनों की जिद बन चुकी थी। दोनों में से एक भी हार मानने को तैयार न था। फिरोज आगा खान एक हासिद और खुदपसंद इंसान थे। जवानी से ही इनकी खान बाबा से नहीं बनी थी। हर मामले में वो खान बाबा की मुखालफत में खड़े होना अपना फर्ज समझते थे। उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत भी बिल्कुल ऐसे ही की थी। उनकी औलाद भी उन्हीं की जैसी थी। इनके बेटों को इनकी पूरी सपोर्ट हासिल थी, इसीलिए जो इनके दिल में आता वो करते। जबकि दूसरी तरफ खान बाबा ने अपने बेटों को इस मामले से बिल्कुल दूर रखा था। इनका कहना था ये इनका मसला है जिसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। हाशिम इनकी इस बात पर हमेशा खिलाफ रहा था। इसका कहना था जब फिरोज आगा खान अपने बेटों को मैदान में ला सकते हैं तो फिर खान बाबा क्यों नहीं। पर खान बाबा ने सख्ती से इन्हें मना किया था कि वो बीच में नहीं बोलेंगे। पर आदत से मजबूर हाशिम खुद को इन सबसे दूर नहीं रख पाता था, जिसके नतीजे में इसे खान बाबा की नाराजगी सहनी पड़ती थी। पर पिछले 1 साल से जो नाराजगी इनके बीच दीवार बनी खड़ी थी, इसे खत्म करने की खान बाबा ने एक शर्त रखी थी जिसे मानना हाशिम खान के बस की बात नहीं थी। दोनों बाप बेटा एक जैसे थे। दोनों में से एक की जिद भी टूटने नहीं आ रही थी। दोनों अपनी जिद पर अड़े अपना दिल जला रहे थे। सोचों में गुम वो एकदम चौंका। हील दांत पीसकर इसने अपने हाथ को देखा। सिगरेट ने इसके उंगली को जला दिया था। सोचों के गिरदब गुम इसे मालूम ना हुआ कि सिगरेट सुलग सुलग कर इसकी उंगली जलाने के दर पे था। इसने जो जलाकर सिगरेट एस्ट्रे में फेंका और जोर से उंगली को मसला। जली उंगली की परवाह किए बगैर वो फिर से नया सिगरेट जलाने लगा। आज तो जैसे इसने सिगरेट पी पी कर अपनी जान जलाने की कसम खा रखी थी। पता नहीं क्यों आज वो खुद को इतना तन्हा महसूस कर रहा था। अपनों के होते हुए भी वो यूं इतने बड़े घर में तन्हा था। ये घर जो इसका ख्वाब था, जिसकी एक एक चीज को इसने लगन से बनाया था, अब सिर्फ सोने का पिंजरा लगता था जिसमें वो पिछले 1 साल से कैद और तन्हा था। अब तो ये तन्हाई जान ले रही थी। 3 दिनों से इसकी तन्हाई में वो कांच सी लड़की मखल हो गई थी, जिसकी तलाश में वो दोबारा इसी क्लिनिक में भी गया था कि शायद वो नजर आ जाए, पर मंजर से गायब थी। इसे अपनी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। भला वो क्यों एक लड़की को ढूंढता फिर रहा है? ये इसकी शान के खिलाफ था। वो तो ऐसा ना था, फिर क्यों क्यों वो एक लड़की के लिए अपना आप भूल रहा था? फाड़ में गई वो लड़की। तंग आकर इसने चबा कर कहा। सोच सोच कर वो तंग आ चुका था। इसने तय कर लिया था वो नहीं इसे सोचेगा। पर क्या सोचो पर किसी का बस चला है? अपने आप में मगर इसने बड़बड़ाकर सामने देखा तो स्याह आंखों में हैरत जागी। फिर लबों के कोनों में हल्की सी मुस्कुराहट फैली। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज सर असफन यार। वो मध्यम सा मुस्कुराता उठ खड़ा हुआ। इसका जहन इतना मुंतशिर था कि इसे असफन के आने का पता ही न चला। इसने आगे बढ़कर अपने जिगरी दोस्त के गले लगाया। सरप्राइज तो मुझे मिला है हाशिम खान। तुम जैसा शार्प माइंड इंसान इतना मगन इतना अनजान कब से रहने लगा, जो इतनी हलचल होने पर भी होश में ना आया? क्या कोई मसला चल रहा है तुम्हारे साथ? इससे अलग कर असफन ने हैरत से इसे देखा। आज से पहले इसने हाशिम को इतना बेखबर और अनजान कभी नहीं देखा था। कोई मसला नहीं है यार, तुम बताओ अचानक तुर्की से वापस कैसे हुई? तुमने तो 1 वीक रुकना था ना? इसने बालों में हाथ फेर कर बात बदली। तुम्हें परेशान कर रखा है? किसने? हाशिम ने अब्रू उठाया। इस लड़की ने झट से जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, हाशिम ने झुंझलाकर कहा। वो मानने को तैयार ना था। मैं देख रहा हूं कि हाशिम खान दी ग्रेट को एक लड़की ने परेशान कर रखा है। देखते रहो, हाशिम झुंझलाया। तुम चिढ़ रहे हो इसके जिक्र से? नो वे, हाशिम के माथे पर बल पड़े। मैं जान जाऊंगा कि वो कौन है। अच्छा जान जाना असफन यार, अब मेरा दिमाग ना खाओ। वो तब कर वहां से हटा। असफन एकदम मुस्कुराने लगा। उफ, स्टोन मैन पिघल रहा है। वो शरारत से हाशिम के पीछे आया। शट अप असफी। हाशिम किचन की तरफ बढ़ा। असफी हंसने लगा। अमजद बाबा प्लीज खाना लगाएं। असफी को मुंह बंद करने की जरूरत है, जो खाना खाते वक्त ही हो सकता है। इसकी तपी बात पर असफन कहका लगाकर हंसा। हाँ अमजद बाबा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे, वरना ये स्टोन मैन मुझे मसल देगा। असफी शरारत से बोला तो अमजद बाबा मुस्कुराने लगे। इन दोनों की दोस्ती से वो खूब वाकिफ थे। वो सर हिलाकर अपने काम में मसरूफ हो गए, जबकि वो दोनों हॉल में वापस आए। अब और कोई फजूल बात नहीं, हाशिम ने इसे वार्न किया। ओके ओके ओके, बताओ बाजू कैसा है? इसने हंसी दबाकर बात बदली। मच बेटर, हाशिम ने संजीदगी से जवाब दिया। खान बाबा से बात हुई? अभी तक तो नहीं, हाशिम ने दुखती आंखों में हल्के से दबाया।
तुम इनकी बात मान क्यों नहीं लेते? जो वो चाहते हैं वो नामुमकिन है असफी, इसने भारी आवाज में कहा। असफी ने इसके चेहरे के तासुरात देखकर बात बदली और इसे तुर्की में हुई बिजनेस डील का बताने लगा। काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए वापस आ गया। ये तुमने क्या धुआं भर रखा है खान? वो नाराज से आगे बढ़कर विंडोज खोलने लगा। इतने सिगरेट क्यों पीते हो? इतना धुआं भरा है यहाँ, तुम सांस कैसे लेते हो? सांस लेना ही तो हाल हुआ है। वो आगे बढ़कर असफन के साथ खिड़की के पास खड़ा हुआ। तुम बदले हुए लग रहे हो। असफन ने एक मशकूक नजर इस पर डाली। क्यों, ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ? हाशिम ने शरारत से इसे देखा। इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है हाशिम खान। इसने हाशिम खान को घूरकर इसके कंधे पर पंच मारा। वाकई? हाशिम ने मुस्कुराकर खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। यस खान। असफन जवाब देकर इसके चेहरे को गौर से देखने लगा, जबकि हाशिम सितारों भरे आसमान पर नजरें जमाए हुए था। वो लड़की कौन है? असफन ने एकदम पूछा। कौन? हाशिम ने झट से चेहरा फेर कर इसे देखा। जिसे भाड़ में भेज रहे थे। असफन मुस्कुराया। कोई नहीं है असफी। वो फिर बाहर देखने लगा। तुम्हें परेशान कर रखा है। किसने? हाशिम ने अब्रू उठाया। इस लड़की ने, झट से जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, हाशिम ने झुंझलाकर कहा। वो मानने को तैयार ना था। मैं देख रहा हूं कि हाशिम खान दी ग्रेट को एक लड़की ने परेशान कर रखा है। देखते रहो, हाशिम झुंझलाया। तुम चिढ़ रहे हो इसके जिक्र से? नो वे, हाशिम के माथे पर बल पड़े। मैं जान जाऊंगा कि वो कौन है। अच्छा, जान जाना। असफन यार, अब मेरा दिमाग ना खाओ। वो तब कर वहां से हटा। असफन एकदम मुस्कुराने लगा। उफ, स्टोन मैन पिघल रहा है। वो शरारत से हाशिम के पीछे आया। शट अप असफी। हाशिम किचन की तरफ बढ़ा। असफी हंसने लगा। अमजद बाबा प्लीज खाना लगाएं। असफी को मुंह बंद करने की जरूरत है, जो खाना खाते वक्त ही हो सकता है। इसकी तपी बात पर असफन कहकर लगाकर हंसा। हाँ अमजद बाबा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दे, वरना ये स्टोन मैन मुझे मसल देगा। असफी शरारत से बोला तो अमजद बाबा मुस्कुराने लगे। इन दोनों की दोस्ती से वो खूब वाकिफ थे। वो सर हिलाकर अपने काम में मसरूफ हो गए, जबकि वो दोनों हॉल में वापस आए। अब और कोई फजूल बात नहीं, हाशिम ने इसे वार्न किया। ओके ओके ओके, बताओ बाजू कैसा है? इसने हंसी दबाकर बात बदली। मच बेटर, हाशिम ने संजीदगी से जवाब दिया। खान बाबा से बात हुई? अभी तक तो नहीं, हाशिम ने दुखती आंखों में हल्के से दबाया। तुम इनकी बात मान क्यों नहीं लेते? जो वो चाहते हैं वो नामुमकिन है असफी, इसने भारी आवाज में कहा। असफी ने इसके चेहरे के तासुरात देखकर बात बदली और इसे तुर्की की हुई बिजनेस डील के बारे में बताने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करते डिनर करने लगे। नाज़रीन ने मुस्कुराकर मोबाइल स्क्रीन को देखा, जहां आनी की प्यारी सी फैमिली थी। इस दिन वो आनी के यहाँ गई थी, तो इनके साथ गुजरे खूबसूरत लम्हों को इसने मोबाइल में कैद कर लिया था। इसने मोबाइल पर नजर डाली तो ये तस्वीर आनी ने क्लिक की थी। इसमें नाज़रीन के साथ ज़ेब, ज़ारा, 18 साल लैला जो आनी की क्यूट सी ननद थी, आनी की दीवानी असद भाई थे। आनी और असद भाई एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। असद भाई हमेशा आनी के पीछे पीछे रहते, जिसकी वजह से नाज़रीन इन्हें आनी का दीवाना कहती थी। जिसके जवाब में वो कहते, तुम्हें भी कोई दीवाना मिल जाएगा नाज़रीन। सर झटक कर रह जाती। जो भी था, पर जब भी वो आनी के घर से होकर आती तो इसका मूड बहुत खुशनुमा रहता था। इन सबको देखकर नाज़रीन को इन पर रश्क होता। इस प्यारी सी फैमिली में हमेशा खुशी और मुस्कुराहटें बिखरी रहती। वो आंखों ही आंखों में इनकी नजर उतारा करती थी। इसे मोबाइल एक साइड पर रखा, फिर सामने नजर डाली तो घड़ी पर रात के 10 बज रहे थे। वो उठकर कमरे से बाहर निकली, सीढ़ियां उतरकर ड्राइंग रूम में होती, किचन की तरफ बढ़ी। वो रोज रात 10 बजे बाबा जान के लिए चाय बना कर ले जाती। इस वक्त वो लाइब्रेरी में होते थे। बचपन से इनकी बाप बेटी के दरमियान एक झिझक सी थी। वो हर वक्त काम में मसरूफ रहते, बस रात का ये वक्त वो लाइब्रेरी में किताबों के दरमियान गुजारा करते थे। इसी वक्त नाज़रीन इनके लिए चाय लेकर जाती और कुछ देर इनके पास बैठकर बातें किया करती थी। बाबा जान वैसे तो बहुत कम बोला करते थे, पर नाज़रीन के साथ वो किताबों से पढ़ी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें शेयर किया करते थे और वो मुकम्मल ध्यान से सुना करती थी। इसे अपने बाबा जान के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता था। रोज बाबा जान के लिए अपने हाथों से चाय बनाना और इनसे बातें करना नाज़रीन की रूटीन का एक हिस्सा बन गया था। हसन अफनंदी ने भी इस रूटीन के आदी हो गए थे। कभी वो अगर थोड़ी देर से इनके लिए चाय लेकर आती तो बाबा जान बुक बंद किए बैठे इसके मुंतजिर होते।
انہوں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں تھا کہ بیٹا کہاں رہ گئی تھی، پر ان کے انداز سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ اسی کے انتظار میں تھے۔ اس کے بابا جان نے کبھی لفظوں میں اس سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، پر لاشعوری طور پر وہ اپنے ہر عمل میں ناظرین کو اپنی محبت کا احساس دلاتے تھے، جبکہ ناظرین کے لیے تو اس کے بابا جان ہیرو تھے۔ وہ بھی اپنے بابا کی بیٹی تھی۔ زبان سے اس نے بھی کبھی کچھ نہ کہا، پر عمل سے اپنی محبت ظاہر کرتی تھی۔ وہ کوئی شوق چنچل سی بیٹی نہ تھی جو باپ سے لاڈ اٹھواتی، ان سے چیزوں کی فرمائش کرتی۔ وہ تو خاموش سی اپنے آپ میں سمٹی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کوئی فرمائش ہی نہ کی تھی۔ اسے دنیا کی بھیڑ ڈراتی تھی۔ وہ اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی جو اپنے دکھ خود تک محدود رکھتی تھی اور اپنے پیاروں کے لیے چہرے پر مسکان سجا لیتی۔ اس کے اندر میں کا فطور نہ تھا۔ ناظرین حسن افندی تو تم والے لوگوں میں سے تھی جو خود کو ایک طرف رکھ کر اپنے پیاروں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ ناظری باجی آپ کھانا کب تک کھائیں گی؟ وہ سوچوں میں کم کچن میں داخل ہوئی تو نوری نے کہا۔ 15 سالہ نوری کی اماں سالوں سے ان کے گھر کام کر رہی تھی۔ دونوں وہی سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھی۔ نوری صاحبہ بھی اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ آتی تھی، پر میڈم کام چور تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا ہے نوری، بس بابا کے لیے چائے لے کر جانی ہے، اس نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میں چلی جاؤں باجی؟ اس کے جواب پر نوری نے آنکھیں مٹکا کر پوچھا۔ ناظرین نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ بیچاروں سا منہ بنائی سے دیکھنے لگی۔ ایسی مسکینوں والی صورت نہ بناؤ، جانتی ہوں میں تمہیں ناول پڑھنے کی بے چینی لگی ہے۔ پڑھائی نہ کرنا، بس ناولز پڑھتی رہنا۔ ناظرین نے اسے جھاڑا تو وہ منہ بسوڑنے لگی۔ باجی پڑھتی تو ہوں، ابھی یہاں آنے سے پہلے ٹیسٹ یاد کیا ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ کسی دن سبق سنوں گی تم سے، پھر معلوم ہوگا میڈم کتنا پڑھتی ہیں۔ اس کی بات پر نوری آنکھیں ٹپ ٹپا کر اسے دیکھنے لگی تو ناظرین کو کہنا پڑا، اچھا جاؤ نوری صاحبہ، کر لو اپنا شوق پورا۔ اس کے کہنے پر وہ شکریہ باجی کہتی ہنستی ہوئی کچن سے باہر بھاگی۔ پاگل لڑکی۔ اس کے جاتے ہی ناظرین مدھم سا مسکرائی۔ چائے لے کر وہ لائبریری کے دروازے کے پاس رکی، پھر ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سا دروازہ کھولا۔ میں آ جاؤں بابا؟ کم ان بیٹا جی، حسن افندی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ناظرین ایک دم مسکرانے لگی۔ روز اس کی اجازت لینے پر وہ یہی کہتے تھے، ان کا بیٹا جی۔ ان کا بیٹا جی کہنا ناظرین کو بہت پسند تھا۔ یہ الفاظ سن کر ہمیشہ اس کے شاداب چہرے پر مسکان سج جاتی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کپ سائڈ پر رکھا، جس کے ایک طرف سنگل صوفے پر حسن افندی بیٹھے تھے تو دوسری طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمہ اتارا، پھر چائے کا کپ اٹھا کر سپ لینے لگے۔ کیسی ہے چائے؟ اس نے ہمیشہ والا سوال کیا۔ پرفیکٹ، انہوں نے بھی ہمیشہ والا جواب دیا تو ناظرین کا چہرہ دمک اٹھا۔ آپ کی بڑی مما اور تائی بھی آ گئی ہیں؟ کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں بابا جان، اس نے جواب دیا تو حسن افندی خاموشی سے چائے پینے لگے۔ کل سے یونیورسٹی جوائن کر رہی ہو نا آپ؟ انہوں نے کپ میز پر رکھ کر اسے دیکھا۔ جی، اس نے ہاتھ مسلے۔ نروس ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ تھوڑی سی، وہ مدھم سا مسکرائی۔ اصل میں تو وہ کافی نروس تھی، پر بابا جان کو بتا نہ سکی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا جی، آپ کچھ دن یونیورسٹی جائیں گی تو آپ کو عادت ہو جائے گی اور پھر وہاں آپ کے نئے نئے دوست بنیں گے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے ناظرین بھیڑ میں پریشان ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی تھی، پر آنی اور بابا کے سمجھانے پر لے لیا تھا۔ بابا اسے سمجھا رہے تھے اور وہ ان کی باتوں کا جواب دیتی خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا اور آنی کا یہی کہنا تھا، وہ دنیا سے چھپ کر تو نہیں رہ سکتی، اسے اس دنیا میں رہنا ہے تو اس کا سامنا بھی کرنا سیکھنا پڑے گا۔ کچھ دیر بعد بابا جان کو شب بخیر کہتی وہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر آئی۔ اپنے کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے روم میں دروازے پر نوک کی، پر کوئی جواب نہ آیا۔ یہ تائبین کا کمرہ تھا۔ ان دونوں کا روم اوپر تھا اور بابا اور بڑی ماما کا روم نیچے تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا، وہ لوگ ابھی تک پارٹی سے واپس نہیں آئی تھی۔ ناظرین دروازہ بند کرتی اپنے کمرے میں آئی اور اس کے کمرے سے دروازہ نکل کر دوسرے کمرے میں جاتا تھا۔ وہ وہاں داخل ہوئی۔ اس روم کو اس نے اپنی بے شمار پینٹنگ سے سجا رکھا تھا۔ پینٹنگ کرنا اس کا شوق تھا، جب وقت ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ پینٹ کیا کرتی تھی۔ وہ دیوار پر لگی بڑی سی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کو اس نے 1 سال پہلے پینٹ کیا تھا۔ یہ پینٹنگ اس کے بابا جان کی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ اس نے بھی ابھی تک یہ کسی کو نہیں دکھائی تھی۔ گھر میں سب کو معلوم تھا وہ پینٹ کرتی ہے، پر کبھی کسی نے اس کا کام دیکھنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔
तो इसने भी किसी को अपना काम नहीं दिखाया। दिन ब दिन इस खूबसूरत पेंटिंग में इजाफा होता जा रहा था। आजकल भी वो नई पेंटिंग बनाने लगी थी जो कुछ दिनों तक मुकम्मल होने वाली थी। कुछ देर बाद वो कमरे में आकर सोने की तैयारी करने लगी। सुबह से यूनिवर्सिटी भी जाना था। कल इसका पहला दिन था। वो कुछ नर्वस थी, पर बाबा जान की बातों को जहन में दोहराती आंखें मूंद गई। ओए नूर, अल्लाह की बंदी, क्या हो गया है? क्यों कब से मुंह फुलाकर बैठी हो? आबिश ने आंखों पर हाथ रखकर लेटी महानूर को झिंझोड़ा और हरनूज इसी पोजीशन में लेटी रही। गूंगी हो गई हो, फूटो अभी कुछ। इसने नूर की आंखों में हाथ हटाया। जवाब पर मैं उसे घूरने लगी। कुछ सुन लेना मुझसे आप भी। जाओ यहाँ से। वो तपी थी। ये मेरा रूम है, मैं क्यों जाऊं यहाँ से? अभी ने आंखें सुकेड़ी। तुम बिल्कुल अपने भाई की तरह चरब जुबान हो, नूर तैश में कहती उठ बैठी। ए लड़की, मेरे लाला के बारे में तमीज से बात करो। हाँ, पहले तुम अपने लाले के दिल के काले को तमीज सिखाओ, फिर मुझे कहना। इसने जलकर कहा। क्या गुस्ताखी कर ली है मेरे लाला ने? अभी ने इसे घूरा। एक मासूम सा दिल तोड़ा है उन्होंने। वो सर झुकाकर उदासी से बोली। कौन मासूम? कहीं वो पड़ोसन वाली मासूम सी जरगुल तो नहीं? इसके बाद पर नूर ने झट से सर उठाया। इसे सदमा लगा, पर अगले पल जलकर बोली। इस मनूस जरगुल का दिल किया सर में अपने हाथों से तोड़ूंगी। इसने तपकर आसीने ऊपर की। और तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो, तुम्हें अपनी मासूम दोस्त दिल दिखाई नहीं देती? मैं हूं वो मासूम। इसने बात पर जोर देकर अपनी तरफ इशारा किया। लगती तो किसी एंगल से नहीं हो, अभी ने शरारत से कहा। महानूरी से मारने को आगे हुई। अच्छा, माफ करो बीबी, बताओ लाला ने क्या कह दिया? इसने दोस्ताना लहजे में पूछा तो नूर ने पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह ड्रामे अंदाज में ठंडी आह भरी। फिर बताने लगी कि कैसे शहरयार ने इतनी छोटी सी बात पर इसे डांटा था। हुआ क्या था? बस इस बेचारी के हाथों से शहरयार की चाय के कप में से हेयरपिन ही तो गिरी थी। व्हाट? तुम हेयरपिन के साथ क्या करतब कर दिखा रही थी? वो जो चाय के कप में गिर गई। अभी हैरानो परेशान थी, उछालकर कैच कर रही थी। इसने बड़ी मासूमियत से कहा। अब मुझे क्या मालूम था कि वो मोहतरम तभी वहां से गुजरेंगे और हेयरपिन चाय के कप में गिर जाएगी। इसने मुंह बनाकर अभी को देखा जो शौक सी बैठी थी। उफ नूर, उफ, तुमसे कोई सीधा काम नहीं होता। मेरी बहन हेयरपिन बालों में लगाने के लिए होती है, खेलने के लिए नहीं। फिर मैडम को मेरे प्यारे लाला से की शिकायत होती है कि वो डांटते हैं। अपने काम ना देखना तो बस मेरे भाई पर ही इल्जाम लगाती रहना। अभी ने इसे घूंटियों से नवाजते हुए खूब सुनाई। हाँ हाँ, मेरा साथ क्यों देने लगी तुम तो अपने काले भाई का ही साथ दोगी ना? नूर तिरछी से बोली। खबरदार, जो तुमने मेरे हैंडसम लाला को काला कहा। अभी ने उंगली उठाकर इसे वार्न किया। मेरी बला से ऐसे हैंडसम शख्स को उठाकर जंगल में फेंक देना चाहिए जो हमेशा अपनी मासूम सी मंगेतर का दिल दिखाता रहता है। नूर ने कहकर सर झटका। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने दरवाजे की जानिब देखा। वहां संजीदा सा शहरयार खड़ा था। इसे देखकर महानूर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी, जबकि अभी उठ खड़ी हुई। अभी जरा आना, तुमसे बात करनी है। शहरयार ने बहन को देखकर संजीदगी से कहा। जी लाला। अभी के जवाब पर वो जैसे आया था वैसे ही पलट कर चला गया। एक नजर भी नूर को ना देखा। इसके जाते ही नूर ने मुंह सोड़कर अभी को देखा, तब वो मुस्कुराहट दबाकर वहां से चली गई। हाय, मेरी जबान को आग लगे, ये मैं क्या बोलती रहती हूँ। शहरयार ने जरूर सब कुछ सुन लिया होगा। उफ अल्लाह। वो सर पर हाथ रखकर खुद को कोसने लगी। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा था। इसका ऑफिस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर था। आज वो बहुत खुश था। आज इसने बहुत सी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़कर एक बड़ा टेंडर हासिल किया था। इस टेंडर के लिए सबने जान लगा दी थी, जिनमें जमाल आगा का नाम सरफहरिस्त था। पर सबको छोड़ छाड़ कर हाशिम खान बाजी ले गया था। वो एक कामयाब और अक्लमंद बिजनेसमैन था। कब क्या और कैसे करना है ये वो अच्छे से जानता था। वो कुर्सी से उठकर ग्लास वॉल तक आया, जहां से नीचे शहर की गहमा गहमी दिखाई दे रही थी। सुनहरी धूप की किरणें ग्लास वॉल से होती हुई इसके ऑफिस को उजाला बख्श रही थी। तो तुम वापिस आ गए जमाल आगा? एक बार फिर से हाशिम खान के मुकाबिल। इसने मुस्कुराकर खुद कलामी की, फिर नजर उठाकर आसमान को देखा। सोचों का रुख बदला। दिल की दुनिया में तूफान सा बरपा हुआ। एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुनहरी धूप की मानिंद इसकी आंखों के सामने चमक आई। इसने आंखें सख्ती से बंद करके खोली, पर मंजर न बदला। वो नीली आंखों वाली लड़की इसका जीना महाल कर रही थी।
खूबसूरत चेहरे इसने बेहिसाब देखे थे, पर इस सुनहरी सूरत में कुछ अलग था जिसे देखकर हाशिम खान के दिल की दुनिया हिलकर रह गई थी। इसके जिद्दी दिल को वो चेहरा भा गया था। वो कांची लड़की इस पत्थर को पिघला गई थी और अब इसे इस कांची लड़की को तलाश करना था। 1 हफ्ता गुजर चुका था इसे देखे हुए। इसे खुद पर यकीन था कि जल्द ही वो इसे ढूंढ लेगा और इसने मुस्कुराकर अपना मजबूत हाथ ग्लास वॉल पर रखा, जैसे ख्यालों में नजर आते इसके चेहरे को छुआ हो। बहुत जल्द तुम हाशिम खान के रूबरू होगी, बस थोड़ा इंतजार, फिर हाशिम खान तुम्हें तुमसे चुरा लेगा। आंखों में चमक लिए इसने खुद कलामी की। जल्द इसे हाशिम खान की जिंदगी में आना होगा। क्योंकि वो हाशिम खान के दिल को भा गई थी तो वो सिर्फ इसी का नसीब बनेगी। वो मंदम सा मुस्कुराता ख्यालों में गुम था। फोन की रिंग ने इसकी सोचों को मुंतशिर किया। वो पलटकर टेबल तक आया, मोबाइल पर नजरें डाली। स्क्रीन पर खान बाबा का नाम देखकर लंबी सांस खींचकर कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम के जवाब में दूसरी तरफ से हंकार भरा गया। कुछ देर बाद खान बाबा की आवाज इसकी समातों से टकराई। हाशिम खान, हमने तुम्हें कहा था कि हमारे मामले से दूर रहना, फिर क्यों तुमने बिलावल खान से झगड़ा किया? हाशिम ने खामोशी से इनकी बात सुनी, फिर बोला, दावर ने आपको सारी बात बता दी होगी खान बाबा। झगड़ा इसी तरह से शुरू किया गया था। बिलावल और दावर छोटे हैं, पर तुम तो बड़े हो हाशिम, तुम्हें भी झगड़े से मना करते, पर नहीं, उल्टा तुमने झगड़े को मजीद बढ़ा दिया। तुमने तो हमारी मुखालफत करने की जैसे कसम खा रखी है। खान बाबा की आवाज में बला का गुस्सा था। ऐसी बात नहीं है, अब बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे खान बाबा। वो आपका सो कॉल्ड चचाजाद और इसकी औलाद। बस हाशिम। खान बाबा ने गरज कर इसकी बात काटी। अब तुम इतने बड़े नहीं हुए अपने बाप को न समझाते हुए ताने दो। खान बाबा की आवाज गुस्से से कांपी थी। हाशिम मुठियां भींच कर रह गया। वो क्या कहना चाह रहा था कि खान बाबा क्या समझे थे, पर वो अपनी सफाई में कुछ ना बोला था। वो जानता था अब खान बाबा ने इसकी एक नहीं सुनी थी, इसीलिए वो खामोश रहा। हम तुम्हें आखिरी बार कह रहे हैं हाशिम खान, हमारे मामला से दूर रहो, वरना सुल्तान आगा खान अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ तुम्हारा मुकाबला न कर सके। इनकी बात पर हाशिम ने गहरी सांस भरी। जब वो फिर बोले, और हाँ हाशिम खान, आइंदा गांव में कदम मत रखना, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपनी बात मुकम्मल करके उन्होंने कॉल काट दी। इनकी बात पर हाशिम के साथ तन गए, कान एकदम से सुर्ख हुए, पेशानी पर बल नमूदार हुए। इसे हाथ में पकड़ा मोबाइल सामने दीवार पर दे मारा। दिल में आया कि सब कुछ तहस नहस कर दे। खान बाबा ऐसे ही थे, हमेशा से अपनी करने वाले और ना सुनने वाले। इनकी इसी आदत पर हाशिम को जिद और खुदसर बना दिया था। खान बाबा को अपनी करने की आदत थी तो वो भी इन्हीं का बेटा था। दोनों की यही जिद इनके बीच में एक लंबा फासला ले आई थी, जहां दोनों एक दूसरे को समझने से कासिर थे। लाल आंखें संजीदा चेहरे के साथ इसने टेबल से कार की चाबी ली और ऑफिस से बाहर आया। कुछ पल पहले की खुशी हवा हो चुकी थी। इसने कार स्टार्ट करके इसका रुख क्लब की तरफ मोड़ा। जब इसे गुस्सा इसके सर पर हावी होता तो वो क्लब का रुख किया करता था, जहां तन्हा बैठकर रंग बिरंगे चेहरों को देखता और सिगरेट फूंक फूंक कर अपना दिल चलाता रहता। पिछले 1 साल से यही इसकी जिंदगी थी, अधूरी और तन्हा। इसने शाल कंधों के गिर्द लपेटी और फिर बैग उठाकर कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरकर डाइनिंग रूम में आई और बाबा जान और बड़ी मामा बैठे नाश्ता कर रहे थे। वो इन्हें सलाम करती कुर्सी की सीट पर बैठी और खामोशी से अपने लिए चाय डालने लगी। ड्राइवर के साथ जाएंगे कि मैं छोड़ाऊं? हसन अफनदी से देखकर पूछा। ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी बाबा जान। आर यू श्योर? हसन अफनदी की बात पर नाज़रीन ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। यस बाबा जान, इसने आहिस्ता से कहा। अमतल अफनदी ने नहुसत से बाप बेटी को देखा। नाज़रीन, कोई बच्ची तो नहीं है जो आप इतनी फिक्र कर रहे हैं हसन? अगर दुनिया को फेस नहीं कर सकती तो मेरे ख्याल से इसे घर में ही बैठे रहना चाहिए। और सर्द लहजे में कहकर कांटे से ऑमलेट मुंह में डालने लगी। इनकी बात पर नाज़रीन खामोशी से अपने कप के किनारे पर उंगली फेरने लगी। कमोन अमतल बेगम, कैसी बातें कर रही हैं आप? हसन अफनदी ने संजीदगी से इन्हें देखा, पर अमतल अफनदी सर झटक कर नाश्ते में मसरूफ हो गई। इन्हें नाज़रीन एक आंख न भाती थी। इसे देखकर इन्हें सालों पुराने जख्म याद आने लगे थे। डाइनिंग रूम में खामोशी को ताबीन की हील की टिक टिक ने तोड़ा। खुशबुओं में बस ताबीन डाइनिंग टेबल के करीब आई। ट्राउजर शर्ट में मलबूस खुले बालों में वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। गुड मॉर्निंग आपी। नाज़रीन इसे देखकर मध्यम सा मुस्कुराई।
मॉर्निंग डार्लिंग। ताबीन इसे जवाब देकर मामा बाबा को सलाम करती मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठी। आज इसका मूड खुशगवार लग रहा था। वो मूडी किस्म की लड़की थी। दिल होता तो अच्छे से बात करती, वरना इसे किसी की परवाह नहीं होती थी। आज जल्दी उठ गई। माय लव। अमतल अफनंदी ने मोहब्बत से बेटी को देखा। जी मामा, बस बुटीक में जरूरी काम है, सो इसीलिए। वो जवाब देकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। माशाल्लाह, हमारी दोनों बेटियां बहुत टैलेंटेड हैं। हसन अफनंदी हल्की मुस्कुराहट लिए फखर से बोले। कोई शक नहीं बाबा, पर मैं नाज़ली से 2 कदम आगे हूँ। क्यों नाज़ली? ताबीन ने मुस्कुराकर सर को खम दिया, फिर नाज़रीन को देखा। आई नो आपी। नाज़रीन बुरा माने बगैर मुस्कुराई। कहने को वो नाज़रीन की सौतेली बहन थी, पर नाज़रीन को इससे बहुत मोहब्बत थी। कितनी बार कहा है आपी ना कहा करो मुझे। ताबीन ने मुंह बनाया। फिर क्या कहूँ? नाज़रीन ने नीली आंखें उठाकर मासूमियत से पूछा। नाम लिया करो। ताबीन ने लापरवाह अंदाज में कहा। नाज़ली आपसे छोटी है ताबीन, क्या ये आपका नाम लेती अच्छी लगेंगी? हसन अफनंदी ने संजीदगी से इसे देखा। ओके नो प्रॉब्लम, जो मर्जी कह लिया करो। ताबीन ने हंसकर कहते नाज़रीन का गाल छुआ। नाज़रीन मुस्कुराने लगी। अमतल अफनंदी ने इसे घूरी से नवाजा तो इसकी मुस्कुराहट सिमट गई। थोड़ी देर बाद वो इन सबको अल्लाह हाफिज कहते यूनिवर्सिटी के लिए निकली। शहरयार ड्राइवर को कह रहा था। इसके साथ आबी बैठी थी, जबकि नूर पिछली सीट पर थी। तुम दोनों पढ़ाई करने जा रही हो, इसीलिए सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, फजूल दोस्तियां पालने की जरूरत नहीं। शहरयार की आवाज पर वो दोनों इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। बस अपने काम से काम रखना और अच्छे से पढ़ाई करना, अब की बार इसने नरमी से कहा। दोनों ने खामोशी से सर हिलाया। इसने बैक मिरर में एक नजर नूर को देखा। इसकी नजर एक पल माहनूर के मासूम चेहरे पर गई, पर अगले ही पल वो सर झटक कर ड्राइव करने लगा। यूनिक के पार्किंग में इसकी कार रुकी। वो दोनों कार से उतरी। नूर ने रुककर स्टीयरिंग व्हील पर हाथ जमाए शहरयार को देखा, फिर एकदम बोली। शहरयार आप हमें लेने आएंगे? नहीं, मुझे काम है, इसलिए ड्राइवर को भेज दूंगा। यहाँ खड़ी मत रहो, अब जाओ अंदर। स्पॉट अंदाज में जवाब देता वो अगले पल कार आगे बढ़ा ले गया। नूर ने इसकी दूर होती कार को उदासी से देखा। चलो नूर, आबी ने कहा तो वो सोचों में गुम इसके साथ चलने लगी। इसे बेपरवाह शख्स से इसे बहुत मोहब्बत थी। बचपन से इसका नाम इस शख्स से जुड़ा था, पर इसे कोई परवाह ही ना थी। पहले वो इस कदर जालिम ना था, पर पिछले कुछ अरसे से इसका लहजा सर्द और सपोर्ट हो गया था। वजह वो अच्छे से जानती थी, पर इसके बस में कुछ भी ना था। इसने पल के झपक कर लंबी सांस ली। आबी के साथ क्लास की तरफ बढ़ी। क्लासेस हो चुकी थी तो सब लोग उठकर क्लास से बाहर जाने लगे, पर वो अकेली खामोशी से सर झुकाकर अपनी जगह पर बैठी रही। हाय, इस आवाज पर इसने सर उठाया। सामने 2 प्यारी सी हंसमुख लड़कियां खड़ी थी। हेलो, जवाबन वो मध्यम सा मुस्कुराई। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? चलो आओ कैंटीन चलते हैं, एक ने दोस्ताना लहजे में कहा। नाज़रीन ने हैरान होकर इसे देखा। टफर नूर, पहले अपना तारुफ तो करवाओ। आबी ने इसे घूरा। ओह सॉरी, मुझे माहनूर कहते हैं। इसने मुस्कुराकर अपना हाथ बढ़ाया, जैसे नाज़रीन ने थाम लिया। और ये जो सड़ी हुई है ना, ये मेरी कजन आबिश है। इसने शरारत से आबी की तरफ इशारा किया। इसकी बातों पर ध्यान ना देना, फजूल बोलती है। आबी ने जलकर नूर को देखा। इसकी बात पर नाज़रीन मुस्कुराने लगी। नाइस टू मीट यू गर्ल्स। वो इन्हें देखती उठ खड़ी हुई। वो दोनों इसे बहुत दिलचस्प लगी। मुझे नाज़ली कहते हैं, इसे मध्यम सी मुस्कान लबों पर सजाकर कहा। बिल्कुल अपने नाम की तरह नाजुक सी हो तुम। माशाल्लाह, नूर ने प्यार से कहा तो नाज़रीन मुस्कुरा दी। फिर तीनों कैंटीन की तरफ बढ़ी। टेबल के गिर्द बैठकर सैंडविच खाते बातें करने लगी। नूर कितने पल गौर से नाज़रीन को देखती रही। नाज़रीन और आबी बातें छोड़कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या हुआ? आबी ने हैरत से पूछा। नाज़रीन भी इसे देखने लगी। उफ यार, मुझे तो इसकी आंखें ले डूबी, वो महब अंदाज में बोली। आबी और नाज़रीन ने हैरत से एक दूसरे को देखा। अगर मैं लड़का होती ना, तो अभी तक नाज़रीन को शादी के लिए प्रपोज कर चुकी होती, वो मजे से कह रही थी। और इसकी बात पर वो दोनों हैरत से निकली, पर अगले पल हंसने लगी। तुम भी ना नूर, नाज़रीन ने हंसी रोक कर सर हिलाया। सच्ची यार, तुम कांची लगती हो, डर लगता है हाथ लगाने से टूट ना जाओ। वो मुस्कुराकर मोहब्बत से बोली। नाज़रीन को अजीब लगा। आनी के अलावा आज से पहले इतनी मोहब्बत भरी तारीफ इसकी किसी ने नहीं की थी। मैं एक आम इंसान हूँ, कोई कांच वांच की नहीं बनी हुई, इसीलिए तुम मुझे हाथ लगा सकती हो, टूटने का कोई खतरा नहीं है।
इसने शरारत से कहकर नूर का हाथ थामा। शुक्र है फिर तो। नूर शुक्र अदा करती मुंह फेर कर हाथ फेर कर शरारत से हंसी और वो दोनों भी हंसने लगी। थैंक यू इतने प्यारे लम्हों के लिए। तुम दोनों बहुत प्यारी और जिंदा दिल लड़कियां हो। नाज़रीन की बात पर वो दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। मैडम अब रोज हम ये प्यारे लम्हे जिएंगे इंशाल्लाह, अभी ने दोस्ताना लहजे में कहा। वैसे दोस्ती तो आपकी है ना? नूर ने आबरू उठाकर इसे देखा। बिल्कुल पक्की। नाज़रीन की आंखों में रोशनी फूट रही थी। मुबारक हो, लो इसी खुशी में ये चॉकलेट खाओ। नूर ने जल्दी से बैग से चॉकलेट निकाल कर इन्हें दी। नाज़रीन ने मुस्कुराकर इन्हें देखा। इसकी जिंदगी में ये पहला दोस्ती का रिश्ता था। आज इनके बीच एक नया रिश्ता कायम हुआ था। बाकी तमाम रिश्ते तो हमें अल्लाह की तरफ से मिलते हैं, हम इनमें चॉइस नहीं रख सकते, पर दोस्ती वो वाहिद रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं, जिसमें हमारे पास चॉइस होती है कि हमने अच्छे दोस्त बनाने हैं कि बुरे। दोस्त बुरे मिले तो जिंदगी तबाह हो जाती है और अगर अच्छे मुखलिस मिले तो आपको संवार देती है और हमेशा आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाते हैं, जो बिछड़ जाने के बाद भी फूलों की तरह हमेशा आपकी यादों में महकते रहते हैं। रेस्टोरेंट रोशनियों से चकाचौंध था। डिनर के लिए आए हाशिम और असफी एक कोने में रखे टेबल के गिर्द बैठे थे। अमजान से बात की है तुमने? असफी ने इसे संजीदा चेहरे को देखा। हाशिम टेबल पर नजर जमाए बैठा था। नहीं, इसने मुख्तसर से जवाब दिया। इनसे मिलने गांव चले जाओ। असफी की बात पर हाशिम ने सर उठाया। असफी ने इसकी आंखों में सुर्खी सी नमूदार होती देखी। पता है असफी, इस दिन खान बाबा ने मुझे कहा। इसकी आवाज सर्द और भारी हो रही थी। उन्होंने कहा, इन्हें मेरी जरूरत नहीं है, इन्हें अपने बेटे की जरूरत नहीं है असफी। इसने सर झटका। और ये क्या मैं गांव में कदम ना रखूं? इसकी बात ने असफी ने इसकी आंखों में उदासी तैरती देखी। इसका दौर बहुत मजबूत था, पर कुछ रिश्ते मजबूत से मजबूत इंसान को भी कमजोर बना देते हैं। अगर वो ये चाहते हैं तो ऐसा ही सही। वो जख्मी सा मुस्कुराया। हाशिम भी अब गांव कदम नहीं रखेगा। वो जिद्दी लहजे में बोला, यार बहुत हो गई ये जिद, अब इसको खत्म कर दो, मान लो इनकी बात और हवेली वापस जाओ। असफी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। नामुमकिन। इसने असफी की आंखों में देखा। इनकी बात मानना मेरे लिए नामुमकिन है। बात मुकम्मल करके इसने हाथ झाड़े। बहुत जिद्दी हो तुम असफी। असफी झुंझलाया, जबकि हाशिम बिना कुछ कहे वेटर को बुलाकर ऑर्डर देने लगा। खाना आया तो दोनों खामोशी से खाने लगे। असफी ने हाशिम को देखा। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, पर कितने पल हाशिम को देखे गया, पर वो मोहतरम किसी के ख्याल में बुरी तरह से गुम थे। वापस लौट आओ हाशिम खान। इसने चुटकी बजाकर तंजिया कहा। हाशिम ने सुकून से आबरू उठाकर सवालिया अंदाज में से देखा। तुम आजकल बहुत मशकूक होते जा रहे हो, हालात ठीक नहीं लग रहे। हालात बिल्कुल ठीक हैं असवन यार मलिक, तुम ज्यादा जसूस ना बनो। हाशिम ने मुस्कुराकर इसका कंधा थपका। ये राज भी जल्द ही फाश हो जाएगा मिस्टर। असफी ने मुस्कुराकर सर हिलाया, तभी इसकी नजर पीछे गई। इसने हाशिम को इशारा किया तो हाशिम ने सर फेरकर पीछे देखा। जमाल आगा किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था। इसे देखकर हाशिम की मुस्कुराहट गहरी हुई और गर्दन सीधी करता खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ। जमाल आगा ने झुककर लड़की के कान में कुछ कहा, फिर इनके टेबल की तरफ बढ़ा, जबकि वो दोनों खाना खाने में मसरूफ थे। इसने टेबल में जाकर इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हाशिम ने सर उठाकर हल्की मुस्कुराहट से इसे देखा। हाशिम की आंखों में मगरूर सी चमक थी, जबकि जमाल आगा की आंखों में सर्द तासुरात था। जीत के नशे में चूर हो हाशिम खान, पर जल्द होश में आ जाओगे। वो थोड़ा झुककर सरगोशी के अंदाज में बोला। इसकी बात पर हाशिम खुलकर मुस्कुराया। वो कहानियां मेज पर टिकाकर हाथों को बाहर मिलाकर और एक तेज नजर सामने खड़े जमाल आगा पर डाली। जब तक तुम मेरे मुकाबिल रहोगे जमाल आगा, तब तक हार तुम्हारा मुकद्दर बनेगी और हाशिम खान जीत के नशे में चूर रहेगा। इसने मुस्कुराकर एहतिजाई अंदाज में कहा, पर अगले ही पल इसका चेहरा स्पॉट हुआ, क्योंकि हाशिम खान ने हारना नहीं सीखा। तुमसे तो हरगिज नहीं। इसकी बात पर जमाल आगा के असाब तन गए। एक दो बाजियां जीतने से तुम ये ना समझ लेना तुमने मुझे मात दे दी है हाशिम खान। जमाल आगा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अब की बार हार तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। इसका लहजा नफरत से पुर था। ये तो वक्त बताएगा। हाशिम तंसिया मुस्कुराया। हम दोस्त डिनर करने आए हैं, इसीलिए माहौल को खराब नहीं करना चाहता। तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। इसने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा। नो थैंक्स, तुमसे ज्यादा अच्छी कंपनी मेरे साथ है।
जमाल आगा ने चबाकर लड़की की तरफ इशारा किया। सो हैव फन। हाशिम ने इसे जाने का इशारा किया। जमाल आका ने जवाबनी से खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर पलटकर अपनी टेबल की तरफ बढ़ने लगा। इसके जाते ही अस्वी ने गहरी सांस ली। मुझे डर था कहीं अभी तीसरी जंग अजीम न शुरू हो जाए। इसकी बात पर हाशिम ने कहका लगाया। तुम इतने डरपोक कब से हो गए असफन यार? इसने शरारत से पूछा। जब से तुम्हारा दोस्त बना हूं। अस्वी ने मुंह बनाया। हर किसी से पंगा लेते रहते हो। इसे अफसोस से सर झटका। मैं कहा यार, ये साइको आदमी खुद मेरे मुकाबले आ रहा है, वो भी मुझे हराने की ख्वाहिश लिए। अब ऐसा तो मुमकिन है ना कि हाशिम खान को मात से दो चार करना चाहते और हाशिम खान खामोशी से तमाशा देखता रहे। हाशिम ने संजीदगी से कहा। ये शैतान अमेरिका चला गया था, फिर वापस क्यों आ गया? अस्वी ने हाशिम को देखा, फिर बात जारी रखी। 2 साल बाद इसे फिर से तुम्हारी याद आ गई। अच्छा होता वापस ही ना आता। अब फिर से वो पुरानी दुश्मनी को ताज़ा कर रहा है तुम्हारे लिए। इस शख्स की आंखों में नफरत का एक जहां आबाद है। ऐसे लोग कुछ भी कर गुजरते हैं हाशिम खान, तुम बस इससे बच के रहो। अस्वी अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद हो रहा था। कम ऑन यार। हाशिम ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर पंच किया। अपने लिए इसका फिक्रमंद होना हाशिम को अच्छा लगा था। वो इसका वाहिद और मुखलिस दोस्त था। इस पागल से क्या डरना? और तुमने क्या अपने दोस्त को कम समझा है? ऐसे थोड़ी से डर जाऊंगा। इससे बात हंसी में उड़ा दी। अस्वी से देख कर रह गया। इसके सामने बैठा ये शख्स भी पूरा पागल था, कभी बात को समझता ही था नहीं था। और चलो खाना खाओ, पहले ही ठंडा हो गया है, हाशिम ने प्लेट की तरफ कहा। फिर दोनों खामोशी से खाना खत्म करने लगे। जमाल आगा और हाशिम खान की दुश्मनी यूनिवर्सिटी के जमाने से थी, जो अब तक कायम थी। हाशिम हमेशा जमाल आगा से 2 कदम आगे रहता था, जो जमाल आगा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे हाशिम खान से जीतने की जिद बांध रखी थी, पर जब भी वो हाशिम से मुकाबले पर उतरता तो हार इसका मुकद्दर बनती। इसे मुसलसल हारने, इसी जिद और हाशिम के लिए इसकी नफरत को बढ़ा दिया था। वो किसी भी हाल में जीतना चाहता था, हाशिम खान को मात देना चाहता था, ताकि इसका सर झुका सके, इसके गुरूर को अपने कदमों तले रोन सके, इससे अपनी हार का बदला ले सके। इसने तय कर लिया था कि अब की बार वो हाशिम को मुंह के बल गिराने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। इसने चेहरे पर आती लट को हाथ से पीछे किया। सफेद ट्राउजर लाल शर्ट के साथ सफेद दुपट्टा इसके शानों पर पड़ा था। बालों को ऊपर के करके कैचर में कैद किया था, जिसमें से कुछ लटें निकलकर इसके चेहरे पर बिखर गई। एक हाथ से बाल पीछे किए, जबकि दूसरे हाथ में इसने ब्रश थाम रखी थी, जिसकी मदद से वो कन्वेंस पर रंग बिखेर रही थी। इस पेंट करना बहुत पसंद था। जब भी वो बाकी तमाम चीजों से दिलाचाट होता तो वो रंगों की दुनिया में खो जाती। अब भी वो पिछले 1 घंटे से पेंटिंग रूम में थी और कैनवस पर महारत से मुख्तलिफ रंगों से खेल रही थी। इन रंग बिरंगी दुनिया में वो अपने तमाम दुख भूल कर खो जाती। पेंट करते वक्त वो मुकम्मल तौर पर दुनिया से कट जाती थी। अब भी वो इसी काम में मगन मसरूफ थी। जब दरवाजे पर नोक हुई, इसने हाथ रोक कर पूछा, कौन? बाजी, मैं नूरी। दरवाजे के पार से जवाब आया। आ जाओ नूरी। इसने दोबारा ब्रश कैनवस पर चलाते हुए इजाजत दी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। नासिन को पेंट करते देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे मालूम था आप जरूर पेंटिंग कर रही होंगी, इसलिए मैं भागी चली आई। इसने खुशी से कहा। अच्छा मैडम, तो क्या तुमने मेरी मदद करनी है पेंट करने में? नासिन ने मसरूफ अंदाज में पूछा। नहीं बाजी, आपकी तरह मुझे रंगों को कहाँ समझ, बस इस कमरे में आकर मुझे लगता है मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गई हूँ, इसलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। इससे मुस्कुराते हुए इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर कहा। इसकी बात पर नाज़रीन के लब मुस्कुरा उठे। नॉवेल्स पढ़कर ख्वाबों की दुनिया में तुम वैसे भी खो जाती हो। इसने पेंटिंग को फाइनल टच देते हुए मुस्कुराकर कहा। इसीलिए तो मुझे आपका ये कमरा बहुत अच्छा लगता है बाजी। ये भी नॉवेल्स की तरह फेरी टेल की दुनिया लगती है, जहाँ दुनिया की तलखी नहीं, बस बेशुमार खूबसूरत रंग बिखरे हैं, जो हाथ थाम कर आपको एक नई दुनिया में ले जाते हैं, जो बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत है। वो मगन सी बोल रही थी। नाज़रीन ने काम मुकम्मल करके ब्रश रखी, फिर प्लेट पलटकर नूरी को देखा। नूरी के चेहरे पर मासूमियत से रंग थे, जिसे इसकी आंखों का नूर बख्शा था। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। नाज़रीन ने इसे देखकर नरमी से मुस्कुराई, फिर से पकड़कर अभी मुकम्मल की गई पेंटिंग के सामने खड़ा किया। ये बताओ कैसी है?
ہمیشہ سے پینٹنگ کرتے وقت دور ہی اس کی ساتھی ہوا کرتی تھی، وہی اس کی پینٹنگز کی تعریف کرتی تھی۔ کبھی جب وہ پینٹ کر رہی ہوتی تو میڈم آ کر اس کے پاس خاموشی سے بیٹھ کر اس کا کام دیکھتی۔ وہ جب بھی حسن ملا آتی، نازنین کو سامنے نہ پاتی تو سمجھ جاتی کہ اس کی باجی صاحبہ پینٹنگ کرنے میں مصروف ہیں۔ پھر وہ جھٹ سے بھاگ بھاگ کر اس کے روم میں آ جاتی۔ نازنین کے پوچھنے پر نوری نظریں جما کر پینٹنگ کو دیکھنے لگی، جہاں ایک درخت سے بندھے جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس جگہ پر دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا، اس کے کھلے بال ہوا سے پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے اور وہ چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر پھیلے دھنک کے رنگ جیسے اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ اس خوبصورت پینٹنگ میں رنگوں کا جہاں آباد تھا، پر مکمل اور اس قدر خوبصورت ہوتے ہوئے بھی اس پینٹنگ میں کہیں کچھ کمی تھی۔ ہاں، وہاں خوشی کے رنگوں کی کمی تھی۔ اس پھول چہرہ لڑکی کی حسین آنکھوں میں خوشی کے رنگ نہ تھے، بلکہ اس میں اداسی تھی، جہاں ہلکی ہلکی نمی کا گمان ہوتا تھا۔ وہ حسین آنکھیں حسرت میں آسمان کو دیکھ رہی تھی، جیسے انہیں کسی چیز کی کمی ہو، جیسے ان میں کوئی انجانا سا دکھ ہو۔ نوری محمد سی پینٹنگ میں نظریں ہٹا کر نازلی کو دیکھنے لگی۔ بہت بہت پیاری ہے نازلی باجی، اس نے مگن انداز میں کہا۔ کون، میں یا پینٹنگ؟ نازلی نے شرارت سے پوچھا۔ نوری ایک دم چونک کر ہنسنے لگی۔ آپ تو ہیں ہی پیاری، پر ابھی میں اس پینٹنگ کی بات کر رہی ہوں، وہ سر ہلا کر مزے سے بولی۔ اوف نازلی باجی، آپ اتنی اچھی پینٹنگ کیسے کر لیتی ہیں؟ وہ ایک بار بھی پینٹنگ سے نظریں جما کر پوچھ رہی تھی۔ اللہ جانے، تمہیں یہ اچھی لگی؟ اس نے غور سے نوری کو دیکھ کر پوچھا۔ بہت بہت زیادہ اچھی لگی، نوری نے معصومیت سے بولی۔ تو یہ تمہاری ہوئی، جب دل کیا لے جانا، اس نے نرمی سے کہا۔ سچی؟ نوری سے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑی۔ مجھے ناظرین اس کے ری ایکشن پر ہنسنے لگی۔ شکریہ باجی، میں ابھی اماں کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح اچھلتی خوشی سے دیوانی ہوتی باہر بھاگی۔ ناظرین نے مسکرا کر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر ایک نظر پینٹنگ کو دیکھ کر دروازہ بند کرتی کمرے میں سے نکلی۔ سیڑھی اتر کر وہ کچن کی طرف بڑھی کہ اپنے لیے کافی بنا لے، پر جب اس نے ونڈو سے تابین کو لان میں بیٹھے دیکھا تو باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ تابین کم ہی گھر میں پائی جاتی تھی۔ ناظرین کو اسے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا تھا، پر وہ زیادہ تر کام میں ہی مصروف رہتی تھی۔ آپ آج فری ہیں آپ ہی؟ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر بولی۔ ابھی تک تو ہوں، تابین نے مسکرا کر جواب دیا۔ گریٹ، پھر کیوں نہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ کافی پئیں؟ وہ خوشگوار انداز میں بولی۔ وائی ناٹ، پر کافی تمہارے ہاتھ کی ہونی چاہیے۔ ضرور، وہ مسکرائی۔ میں ابھی بنا کر لاتی ہوں، چٹکی بجا کر جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں عام بہنوں کی طرح نہیں تھی، نہ ان کے بیچ مذاق تھا، نہ شرارت بھری لڑائی، بلکہ ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کا وقت بھی کبھی کبھار ملتا تھا۔ ناظرین کو اس کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگتا تھا، پر تابین کے پاس وقت کی کمی تھی۔ وہ بڑی کامیابی سے شہر کی مشہور ترین بوتیک چلا رہی تھی، اسی لیے زیادہ تر کام میں مصروف رہتی اور بچا ہوا وقت اپنے دوستوں کے بیچ گزارتی تھی۔ ناظرین فریش سی کافی کے 2 کپ لے کر آئی تھی۔ تابین کال پر بات کر رہی تھی، اس نے مسکرا کر کپ ٹیبل پر رکھے، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور ریئلی یار، بس میں ابھی آئی، مجھے اگر معلوم ہوتا وہ بھی آ رہا ہے تو میں پہلے ہی پہنچ جاتی، پر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، میں بس آ رہی ہوں۔ تابین کی آواز پر چوڑیوں کی کھنک تھی، چہرے پر جیسے دیے جل اٹھے تھے۔ نازنین غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تابین کال کٹ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایم سوری بیبی، پر ابھی کافی کا وقت نہیں ہے، مجھے جلدی کہیں جانا ہے، تم کافی انجوائے کرو، بائے۔ وہ مسکرا کر جلدی سے کہتی اندر کی طرف بڑھی۔ ناظرین نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر کافی کے سپ لی۔ گہری سانس لے کر وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ تابین کسی کی محبت میں گرفتار تھی، یہ بات وہ جانتی تھی، پر تابین نے کبھی اس سے کوئی بات شیئر نہیں کی تھی، وہ بھی جھجک کے مارے پوچھ نہ سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ جڑی رہیں، پر دونوں کے بیچ بہت فاصلہ تھا۔ شاید اس کی بڑی وجہ ان کا سوتیلا ہونا تھا، پر ناظرین نے تو کبھی اسے سوتیلا نہیں مانا تھا۔ تو کیا تابین کے دل میں کوئی ایسی بات تھی؟ وہ سوچوں میں الجھی تھی جب تابین کی کار سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ چونکی۔ نظریں پھیر کر دیکھا تو گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے جاتے ہی وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ کافی وہی میز پر پڑی، کب سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، اور اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے پلیز ناول کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔